आउटलुक पर पाइपर सरिता के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल से समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या किया जाए। अभय जी के पास काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, जेपी मॉर्गन में भी काम कर चुके हैं और मल्टी बैगर चुनने के लिए जाने जाते हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। क्या ये मार्केट का डर इलेक्शन को लेकर है या हम कुछ ज़्यादा रीड कर रहे हैं? जी, गुड आफ्टरनून अनुज। मार्केट क्लियरली मैंने अनुज देखा है पिछले 2 हफ्तों में एक शार्प रिवर्सल हुआ है सेंटिमेंट में। जितनी हमारी भी बात होती है फैमिली ऑफिस से, इन्वेस्टर से, ग्लोबल इन्वेस्टर से भी, दो तरह के अनसर्टेन इवेंट्स हैं अनुज, जिसको मार्केट अभी फैक्टर इन करना शुरू कर चुका है। अभी भी अर्ली स्टेजेस है। एक तो है इलेक्शन रिजल्ट्स। मैं ये नहीं कहूंगा कि इलेक्शन रिजल्ट्स में कोई अपसेट का डर है, पर एक यही डर है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा। तो क्या हम उस माहौल में रिस्क पुट ऑन करें कि थोड़ा वेट करें? तो अभी जो पेंडुलम है वो रिस्क अवॉइड करने की जोन में जा रहा है। तो एक तो वो कारण है। दूसरा कारण अनुज उसके बाद का है, इलेक्शन के रिजल्ट्स का भी मुझे नहीं लगता इतना डर है। उसके बाद जो जो बजट है उसमें एक ये थोड़ा सा डर है इन्वेस्टर्स के मन में कि क्या कैपिटल गेन्स रिलेटेड टैक्स, जिसकी आप भी शो में पहले बात कर चुके हैं, उसको कोई ट्वीक करेंगे, उसमें कुछ चेंज होगा, उसको रैशनलाइज करेंगे एक तरीके से, जो शॉर्ट टर्म की जो अवधि है उसको चेंज करके। तो मुझे लगता है कि एक ये जो दो डर हैं ये प्ले हो रहे हैं। और एक एनवायरनमेंट भी अभी ऐसा है अनुज की, जो अर्निंग्स हम देख रहे हैं लार्ज कैप स्टॉक्स की, मिड कैप स्टॉक्स की, वो भी एक मिक्स्ड बैग है। कोई एक बहुत बड़ा सिग्नल अर्निंग से अभी तक नहीं आया है किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए या किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंपनीज को जिसको इन्वेस्टर्स कहें कि अंडर प्राइस्ड है। और ये माहौल भी ऐसा है कि कोई अंडर ओनरशिप नहीं है इक्विटी की। तो अनुज मेरे को ये लगता है, फ्रैंकली मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं, मेरी मेरी कोई योग्यता नहीं है मार्केट को प्रेडिक्ट करने की, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से और इलेक्शन और बजट तक अगर 5-8% का करेक्शन हो इंडाइसेस में, तो मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। नहीं, आपने जो बात कही मैं उसको एक्चुअली थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाह रहा था, क्योंकि मेरा अगला सवाल अर्निंग्स पर था। और आज एशियन पेंट्स के नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया, लासन के नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया, दो ऐसी कंपनियां जिनसे नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। ये क्या बता रहा है? ये क्या कुछ वन ऑफ केसेस हैं या ओवरऑल थोड़ा अर्निंग्स पर प्रेशर अब विजिबल है? अनुज मैं प्रेशर नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि एक जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन और मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि एक बहुत शार्प रिवाइवल होगा अर्निंग्स में, इमीडिएट रिवाइवल होगा। पर जिस तरह की कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी कंपनीज हैं, इतना बड़ा मार्केट शेयर है कि उनको कोई भी स्ट्रेटेजिक चेंज करने में समय लगता है। और मुझे लगता है कि अर्निंग्स के लिए एनालिस्ट को और मार्केट्स को ग्रोथ के लिए थोड़ी पेशेंस दिखानी पड़ेगी। जितनी मैंने अर्निंग्स देखी अनुज, मेरे को कोई डर नहीं दिखा कि ये अर्निंग्स में स्लो डाउन हो जाएगा या लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ के टारगेट्स हमको कम करने पड़ेंगे। पर एक जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है अर्निंग्स की, उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि जो कंज्यूमर डिमांड है, जो मार्जिन प्रेशर है, इन दोनों को थोड़े कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स लेके अर्निंग्स को प्रोजेक्ट करें तो बेटर रहेगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा मार्केट में जो फ्रॉड जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई पिछले 2-3 महीनों में, वो उन्होंने काफी एनालिस्ट को ड्राइव किया अपने अर्निंग्स फोरकास्ट को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। तो उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। पर अगर हम स्टेडी स्टेट बेसिस पे देखें अनुज, तो जैसे आपने भी जो 2 नाम लिए और बाकी भी जो सब पार अर्निंग्स आई हैं, रिजल्ट्स आए हैं अभी तक, मैं कहूंगा कि उसमें ट्रैजेक्टरी ऑफ ग्रोथ स्लो डाउन होगी। पर ऐसा नहीं है कि सडनली एक हम बहुत बड़े मार्जिन रिडक्शन के जोन में चले जाएंगे अगले 1 साल के लिए। अच्छा भाई जी, अगर मैं अर्निंग्स की बात को ही कंटिन्यू करता रहूं, अब आप सारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर बैंकों में हैं। अब एसबीआई था लास्ट, वो भी आपके पास है। ये बात कहने में आप अब कंफर्टेबल हैं कि लीडरशिप अब यहाँ से एक कॉम्बो के पास रहेगी, जो है वो आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई?
वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून। अगर मैं सवाल आपका समझ पाया तो आप ये कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि क्या लीडरशिप जो है वो एसबीआई आईसीआईसीआई को पास ऑन हो जाएगी? बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही सुना। तो नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आई थिंक जो ग्रोथ दिख रहा है जिन बैंक्स में क्लियरली, तो कोटक बैंक के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे, पर मुझे लगता है बैंकिंग स्पेस में जो आईसीआईसीआई ने लीडरशिप पोजीशन ली है और एसबीआई ऑलरेडी एक एक मतलब लोग उसका साइज एस्टिमेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, इतना बड़ा बैंक है वो कि अगले 3-4 बड़े प्राइवेट बैंक्स उसमें समा जाएँ, इतना बड़ा साइज़ है। तो ये जायंट्स हैं वीरेंद्र, और ये ड्राइव करेंगे इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ को। तो विद इन बैंकिंग सेक्टर जो 2 बड़े बैंक्स थे, इसके पहले एचडीएफसी एक तरह से लैगार्ड हो गया है, और ये मेरी कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं बैंकिंग स्पेस का। तो क्लियरली एक लीडरशिप बैंकिंग स्पेस में आपने जो 2 नाम लिए उसमें पास ऑन हुई है। और दूसरा मुझे लगता है कि एक बैंकिंग स्पेस से भी निफ्टी को ड्राइव करने के लिए अब लीडरशिप पास ऑन करने के दूसरे सेक्टर्स को जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, अब वो भी समय आ गया है। तो इन्वेस्टर्स को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ही नहीं रिस्पॉन्सिबल है अब यहाँ से निफ्टी को ऊपर ड्राइव करने के लिए। ओके, ठीक है, चलिए अब बैंकों पे बात हो गई और भी अर्निंग्स पे बातचीत हुई, लेकिन अभय जी कुल मिला के ये जो कंसर्न्स, ये फियर फैक्टर इंडिया विक्स का बढ़ना, ये कहीं ना कहीं आपके चुनाव और उसके आउटकम से संबंधित है। बट कुछ स्पेस ऐसे जिनकी ग्लोबल मार्केट से पैरिटी होती है, फॉर इंस्टेंस आई थिंक आईटी, मेटल्स में अभी भी स्ट्रेंथ है, ठीक है, आई मीन इंडेक्स 2-3 दिन से रिट्रेस हुआ है, बट एक सेक्टर जिसके ज़रिए आप ग्लोबल मार्केट्स की तरफ आई थिंक एक्सपोजर लेते हैं, उस लिहाज से क्या मेटल्स अभी भी एक मजबूत कड़ी रहेगा आपके मुताबिक? जी वीरेंद्र, मुझे लगता है कि मेटल्स एक बहुत ही अट्रैक्टिव पोजीशन में है, नॉन फेरस मेटल स्पेशली। और इसके दो रीजन हैं जितना मैंने देखा है। एक तो ये है कि चाइना में जो कंजम्पशन डिमांड है उसमें एक सडन पिकअप आया है। जो रियल एस्टेट सेक्टर था चाइना का, एकदम बीटन डाउन था 2 साल से। अब जो कंपनीज बैंकरप्ट होनी थी, जो प्रॉब्लम में थी, वो सब सिस्टम से बाहर चली गई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स एक्वायर कर लिए हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वापस स्टार्ट हो गया है। और गवर्नमेंट का जो स्पेंड होता है चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो भी वापस आ गया है। तो एक चाइना में रिफ्लेशन हुआ है डिमांड का, जो कि कमोडिटी प्राइसेस को, स्पेशली नॉन फेरस मेटल्स को ड्राइव कर रहा है डिमांड को। और दूसरा, जब ये प्राइसेस गिरे थे तो काफी कैपेसिटी ग्लोबल लेवल पे बंद हो गई थी, क्योंकि बहुत और वो अभी तक वापस नहीं आई है, और वो मुझे लगता नहीं जल्दी में वापस भी आएगी। तो एक वर्चुअस साइकिल में हम मेटल्स के, स्पेशली नॉन फेरस मेटल्स के में अब एंटर कर रहे हैं, जहां पे डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई लिमिटेड है। और इसका टिपिकली ये साइकिल चलती है कम से कम 2 साल तक, जहाँ पे मेटल प्राइसेस स्पाइक करते हैं और जो बड़े एफिशिएंट प्लेयर्स हैं वो अच्छा मार्जिन बनाते हैं। तो मुझे लगता है ये अभी भी अर्ली डेज हैं इस मेटल साइकिल के, नॉन फेरस मेटल साइकिल के अपमूव में। और ये जो सेक्टर है जो काफी बीटन डाउन था, मुझे लगता है काफी अच्छे रिटर्न्स देगा इन्वेस्टर्स को अगले साल 1.5 साल में। अबे एलएनटी के नंबर्स आपने देखे, वैसे नंबर्स में कोई खराबी नहीं है, ऑफ कोर्स मार्जिन्स को लेकर ही इनका गाइडेंस थोड़ा सा फीका पड़ा, लेकिन क्या स्टॉक को वाकई में 6% टूटना था? और प्री इलेक्शन आई रिमेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी लोगों ने पोजीशनिंग अपनी रखी थी तेज़ी की तरफ। पोस्ट इलेक्शन रवैया क्या रहेगा अगर एलएनटी खुद अपने गाइडेंस को, स्पेशली मार्जिन्स पर, इतना कॉन्फिडेंट नहीं है? देखिए, हर जगह काफी अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, बिकॉज जो पॉलिसी गाइडेंस क्या रहेगी सरकार की, इलेक्शन का रिजल्ट कितना उसको इम्पैक्ट करेगा, ये थोड़ा अनक्लियर है अभी। और इन्वेस्टर्स ऑलरेडी ओवर इन्वेस्टेड है काफी कैपिटल गुड्स स्पेस में पिछले 1 साल से। तो थोड़ा वहां पे पोजीशंस अपनी लाइट करें, वो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड मूव है। और अभी भी ये कोई, अगेन मेरा व्यू है कि बॉटम नहीं बना है इन स्टॉक्स में कि इन्वेस्टर्स को बार्गेन हंटिंग करना शुरू कर देना चाहिए। कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एवरग्रीन सेक्टर है अगले 5-10 साल के लिए इंडिया में।
अगर हमारा कोर बिलीफ है कि इंडिया का जीडीपी 6 से 8% तक ग्रो होगा अगले 10 साल, तो वो कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी स्पेशली एलएनटी जैसी कंपनीज के परफॉर्मेंस के बिना नहीं हो सकता है। पर मेरे को लगता है इन स्टॉक्स पे टेक्निकल प्रेशर अभी ज्यादा है, फंडामेंटल प्रेशर कम है। ये मार्केट अभी ऐसा है कि थोड़ी सी भी बैड न्यूज एक्स्ट्रापोलेट हो जाती है, ओवर रिएक्शन हो जाता है, पोजीशंस काफी ओवरबॉट तो नहीं कहूंगा पर काफी बड़ी पोजीशंस हैं, तो थोड़ा एलोकेशन कम करके फंड्स, बड़े इन्वेस्टर्स कैश में जा रहे हैं। तो ये एक मार्केट उस जोन से ट्रांजिशन कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल मार्केट लेवल पे भी 5-8% का करेक्शन आना बड़ी बात नहीं है। इन्वेस्टर्स को सरप्राइज नहीं होना चाहिए, उनको रेडी रहना चाहिए टू यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी और एंड लुक बियॉन्ड इलेक्शंस। ओके, एक आखिरी सवाल फिर, इस समय आप कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं इस करेक्शन में? अगर 2-3 थीम्स स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर्स अगर आप बता दें तो। जी अनुज, हमने पिछले 2 महीने स्पेशली लास्ट 1 महीने में हमने अपना पोर्टफोलियो का ओरिएंटेशन काफी डिफेंसिव किया है। हमने लार्ज कैप्स का एलोकेशन बढ़ाया है और लार्ज कैप जिस सेक्टर को हमने ऐड किया है जो हमारे पोर्टफोलियो में पिछले 3 साल से नहीं था मैं कहूँगा, वो है लार्ज कैप एफएमसीजी कंपनीज का। और अगेन डिस्क्लेमर, मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर मुझे लगता है कि स्टॉक्स, लीवर जैसे स्टॉक्स हैं जो काफी एक टाइम करेक्शन से गुजरे हैं और वैल्यूएशन अगर मैं उनका हिस्टोरिकल मल्टीपल से देखूं तो काफी ल्यूक्रेटिव है फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। इस समय उनको एंटर करना, पेशेंस रखनी पड़ेगी इन्वेस्टर्स को। और मुझे लगता है एफएमसीजी स्पेस एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन्वेस्टर्स को, लार्ज कैप्स में भी और मीडियम कैप्स, मिड कैप्स में भी। दूसरा, हमने जैसे हमने बात करी नॉन फेरस मेटल्स की, उसमें हमने अपना एलोकेशन अगेन पहली बार किया है पिछले 2-3 साल में। हिंडाल्को हमने ऐड किया है। और तीसरा जो हम देख रहे हैं वो है फार्मा स्पेस। फार्मा में मुझे लगता है कि लार्ज कैप फार्मा के जो ग्लोबल प्राइस प्रेशर था वो बहुत कम है इस समय। यूएस में एक शॉर्टेज है जेनरिक्स की और यूएस एफडीए काफी सपोर्ट कर रहा है इंडियन कंपनीज को अपना सप्लाई बढ़ाने के लिए यूएस में, क्योंकि चाइना से सप्लाई ऑलरेडी काफी कम हो गई है। सो लार्ज कैप फार्मा, मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स और एफएमसीजी, ये 3 सेक्टर्स अनुज हमें अट्रैक्टिव लग रहे हैं अगले 1-2 साल के व्यू से। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अभय, और हमसे इन सब स्टॉक्स और सेक्टर्स पर बात करने के लिए। चलिए अब